कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बहुत सी लाभकारी जानकारियां आप सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। जरबेरा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण। तुलसी की खेती पर एक किसान का अनुभव। धान की फसल हेतु समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। फूलों के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों से झरबेरा फूल की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है। हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं वे शुरुआत में भारी भरकम लागत लगाते हैं। फसल से मिलने वाली आय प्रभावित ना हो इसके लिए फसल का उचित प्रबंधन आवश्यक है, जिसके अंतर्गत आज चर्चा करेंगे झरबेरा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण पर, जिस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अंजू पाल। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो इस टाइम पे कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। झरबेरा में कीट बीमारियां जो लगती हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मक्खी का या भुनकों का, सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा प्रभावी कीट है इस मौसम में, चाहे वो आपका करेला हो, भिंडी हो या कोई भी क्रॉप हो। तो इसी तरीके से झरबेरा भी इससे अछूता नहीं है। तो सफ़ेद मक्खी से जो येलो वायरस है या टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके फैलने की संभावना होती है, जो कि इस मौसम में जो खीरा, करेला, कद्दू ये सब लगे होते हैं ये बहुत ही जल्दी फैलता है और ये रस चूसकर और पौधों को एकदम सिकोड़ देता है, मुरझा जाते हैं पत्ते, एकदम से सूख जाते हैं पौधे। तो भुनके के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करें और जिसकी लोअर साइड ही रखें, जिससे कि जो कीट हैं वो इसके सहिष्णु ना हो पाएँ। और दूसरा कीट जैसे कि सेमी लूपर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो जो है क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां निकलती हैं उनको खा लेता है। तो ऊपर की जो कोमल पत्तियां रहती हैं, कोमल भाग रहते हैं, कटिंग करके, और ये ज़्यादातर शाम के समय पे निकलता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शाम के समय हम फॉलीडॉल डस्ट का छिड़काव कर दें या फिर हम कोई भी जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है बाजार में मिलते हैं उनको आप इस्तेमाल। पत्तियों में जब हम कीट की बात करते हैं तो पत्तियों में सुरंग बना के जो एक कीड़ा लगता है, ये भी गर्मी के मौसम का कीट है।
तो इसमें क्या होता है कि वो पतली छोटी छोटी आपको पत्तों में दिखाई दी हैं, जो ऊपर की साइड में थोड़ी हल्की होती हैं जबकि नीचे की साइड में थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती हैं। और ये लीफ माइनर की वजह से होती भी एक सकिंग टाइप का इंसेक्ट है। मैगेट्स होते हैं इसमें छोटे छोटे से, वो घूम घूम कर आगे बढ़ते हैं और खाते चले जाते हैं, सुरंग बना देते हैं। इसके लिए भी हमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव करके इससे बचाव करना चाहिए। साथ ही जैसे कि डिजीज़ की बात है जहाँ तक, तो जरबेरा में शिमर है वो मतलब लूज़ हो गया, यानी कि जो स्प्रिंकलर है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी अधिक हो सकती है और तापमान भी ज़्यादा है, तो इस केस में फिर विल्ट की समस्या आपकी डेवलप हो सकती है और आपका ब्लाइट की समस्या डेवलप हो सकती है। तो इन दोनों के कंट्रोल के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ मैंकोजेब दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर दें और ये छिड़काव शाम के समय करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तापमान इसके लिए प्रभावी होता है। क्योंकि अगर आप गर्मी में इसका छिड़काव करते हैं दोपहर में तो पौधा इसके लिए सहन नहीं कर पाता और वो मर जाता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि पानी का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे गर्मी का मौसम है तो फ्लावर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपने जो भी पॉली हाउस हैं उनमें नमी ज़रूर बना के रखें और नमी की एक्सेस भी ना होने दें, क्योंकि तापमान और नमी की एक्सेस से क्या होता है कि बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो फूल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर ध्यान देंगे तो हमारे फूल अच्छे खिलते रहेंगे। औषधीय एवं फसलों के अंतर्गत यदि तुलसी की बात हम करें तो इसके उत्पाद का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है और यही वजह है कि इसकी खेती कर रहे किसानों को अच्छी आय भी मिल रही है। आइए मिलते हैं रायबरेली के एक प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह से, जो तुलसी की खेती पर अपने अनुभवों को बताएंगे। यह मेरी तुलसी की सिमसौम्या वैरायटी जो कि तेल वाली है। इसकी नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए आधा किलो बीज की ज़रूरत होती है। किस्मों के अंतर्गत केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ के प्रयासों से कुछ उन्नतशील किस्मों का विकास किया गया है। खेती के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ सीमैप से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर इस प्रकार है। और आधा किलो बीज के लिए 100 स्क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। नर्सरी करने के लिए दोमट भूमि ज़्यादा बढ़िया होती है। 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन में नीचे से 1 किलो DAP, 40-50 किलो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट पहले से मिला देते हैं। 1-1.5 मीटर चौड़ी और 5-6 मीटर लंबी क्यारियाँ उभरी हुई बना लेते हैं, उस पर बीज डाल देते हैं। बीज आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बारीक बीज होता है। और ऊपर से पुआल से हम ढक देते हैं और ये नर्सरी लगभग 6 दिन या 1 हफ्ता में जम करके तैयार हो जाती है। अब नर्सरी में खरपतवार उसके साथ साथ उगाते हैं, इसलिए नर्सरी में 3 निराइयाँ ज़रूरी होती हैं। छोटे छोटे खरपतवार हाथ से उखाड़े जाते हैं। उपजाऊ भूमि है तो 25 दिन में नहीं 30-32 दिन में नर्सरी रोपने योग्य हो जाती है। तुलसी की फसल लगाने से पहले किसान भाइयों को खेत अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। खेत की जुताई के समय 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी प्रकार भूमि में मिला देते हैं तथा उर्वरक के रूप में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग रोपण के समय तैयार खेत में करते हैं। मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा, जब नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाती है तो लगभग उसकी लंबाई 4 से 5 इंच हो जाती है। पौध उखाड़ने के उपरांत पौधों को फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम से जड़ों को उपचारित करना चाहिए। रोपाई के लिए शाम
के समय में रोपाई करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि रात में पौधा स्थापित हो जाता है। और पौधों की रोपाई हेतु 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन तथा 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए रोपाई का कार्य करते हैं। इस प्रकार 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु लगभग 50,000 पौधों की आवश्यकता होती है। पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती। अगर पानी नहीं बरस रहा है, रोपाई के बाद एक हल्का पानी लगा देना चाहिए। बरसात उपरांत 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद उसकी एक निराई ज़रूरी होती है। एक निराई के बाद 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया डलवा देना चाहिए। इसके बाद 2 निकाय गुड़ाई क्रमशः 1 माह के अंतराल पर करनी चाहिए। प्रत्येक निकाय गुड़ाई के उपरांत यूरिया की 50 किलोग्राम मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। कीट बीमारियां वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन एक छोटी रोएदार सूंडी लगती है ऊपर, जिसके लिए रोगार एक दवा आती है या कोई कीटनाशक लेकर के एक स्प्रे कर देने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। और एक पड़दाग रोग, पत्ते पीले पड़ने के बाद काले पड़ जाते हैं, उसके लिए पहले से डाइथेनियम 45 का छिड़काव कर देना चाहिए। और ये फसल 75 से 80 दिन में कटने लायक हो जाती है। 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 किलो तेल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी अहम जानकारियां आपके लिए। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान खरीफ की मुख्य फसल है और प्रदेश में इस समय धान की नर्सरी और रोपाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये जानते ही हैं कि किसी भी फसल की उचित पैदावार में पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु प्राय पोषक तत्वों के कम या फिर ज्यादा प्रयोग से फसल को कभी कभी नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए धान की फसल में पोषक तत्वों के समन्वित प्रबंधन पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कटियार को। किसान भाइयों, देखिए, धान की नर्सरी में जो हम डालते हैं तो अधिकतर किसानों हमने देखा है कि वो केवल डीएपी से नर्सरी डाल देते हैं। नर्सरी जब आपकी 20 से 30 दिन के बीच की होती है तो उसमें कहीं पीलापन आता है, कहीं ऊपर से नोक सूखने लगती है। अगर आपकी नर्सरी अभी भी खड़ी हुई है और आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं, पत्तियाँ अगर आपको लाल सी पड़ रही हैं और कुछ हिस्सा कहीं कहीं दब गया है, छोटा हो गया है, इसका मतलब उसमें जिंक की कमी आ गई है, क्योंकि धान में जिंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप जिंक का इसमें स्प्रे कर दीजिए, या फिर जिंक मोनो होती है उसके आप 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका यूरिया के साथ में इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा खेत में जो मुख्य फसलें हैं, मतलब फसल जहाँ पे आपको रोपाई करनी है, रोपाई में तो गोबर की खाद हमें हर 3 साल में एक बार गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट या कोई भी कार्बनिक खाद का हम अवश्य प्रयोग करें। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर आपको डीएपी के रूप में उपलब्ध है तो 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन में आखिरी जुताई के समय आप इसे मिला दें। कदेड़ करते समय जिंक, पटेला लगाने से पूर्व 10 किलो जिंक प्रति एकड़ गोबर की खाद मिलाकर के हम बिखेर देते हैं। इसके बाद हम पटेला लगा देते हैं कदेड़ लगाने के बाद, तब हमारा खेत रोपाई के लिए तैयार होता है। रोपाई में सावधानी हमें ये रखनी होती है कि हमें, अगर आपकी ऊसर मान लीजिए खेत है, आपकी बढ़वार अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, तो एक स्थान पर कम से कम 2 पौधों को रोपण करें। अगर आपकी तराई की भूमियाँ हैं तो इसमें एक ही पौधा काफ़ी है। पौधों की संख्या के बारे में निश्चित है, अगर आपके खेत कमज़ोर हैं या आपकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है, मिट्टी दोमट है या बलुई मिट्टी है, धान आप लगाने जा रहे हैं, तो इसमें कम से कम 40 से 50 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद खड़ी फसल में प्रयोग करने के लिए हमारे पास यूरिया, जिंक और सल्फर 3 चीज़ बचते हैं।
किसान भाई जब हम पहली यूरिया डालते हैं तो उस समय 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूरिया का प्रयोग करें। धान की फसल चूँकि हम बरसात में करते हैं, बरसात में हम विशेष सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारा नीचे बारिश का पता नहीं होता, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारी यूरिया बह के चली जाती है। यूरिया को बहने से रोकने के लिए आवश्यक हमें इसमें सल्फर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र यानी कि सल्फ़र है, नीम का तेल है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या सल्फर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया मिला देंगे तो इसमें जो बहने वाला तत्व है या जल्दी से रिएक्शन जो बैक्टीरिया होते हैं जिससे यूरिया जल्दी नष्ट हो जाती है वो रोकेगी। इसके बाद किसान भाई जब हम दूसरी यूरिया डालते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ाते हैं, 40 किलो तक आप करते हैं प्रति एकड़ में। दूसरी यूरिया में ध्यान अवश्य रखें कि अगर हमने जिंक नीचे डाला है तो हमें दूसरी यूरिया में फिर मोनो जिंक हमें फिर प्रयोग करना है, यानी कि जिंक धान के लिए एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों के अवशोषण में सहयोग करता है। यानी कि आपने NPK या अन्य तत्व सारे डाल दिए, अगर आपके खेत में जिंक की कमी हुई तो कोई भी तत्व ऊपर चढ़ेगा नहीं। जब कोई तत्व चढ़ेगा नहीं तो फिर उपयोग अन्य फसलों द्वारा कैसे किए जाएंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जिंक आपके यहाँ बुआई के रोपाई के समय और दूसरी यूरिया में मोनो के रूप में अवश्य प्रयोग करें। खड़ी फसल में इसी तरीके से पोटाश का प्रयोग है। और खड़ी फसल में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं, कुछ ऐसे आयन आ गए हैं पोटाश के कि आप खड़ी फसल में भी 1 किलो तक इसका स्प्रे के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से धान की फसल जब पकने को आप होती है, पकते समय हमारे यहाँ देखा क्योंकि पानी में फसल होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें अधिकतर फफूंदी या कुछ ऐसे चकत्ते जैसे धब्बे ऐसे आ जाते हैं। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय धान करते समय हमारा ठंड का मौसम आ जाता है तो ठंड से सुरक्षा के लिए सल्फ़र का प्रयोग। ये सल्फ़र आप जो है 80% WP यानी कि वेटेबल पाउडर आता है 80% का, तो यूरिया में मिला करके 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बुरकाव कर देना चाहिए। अगर आप यूरिया डाल चुके हैं तो यही सल्फ़र 500 ग्राम 80 WP वाला इसका हम छिड़काव कर देते हैं तो हमारा सल्फ़र का पूरा लाभ आपको मिल जाता है। ये कहीं के किसानों भाई हमने देखा है कि कुछ फसलों में या कुछ खेतों में एक कोई पत्ती लंबी होकर के एकदम सफ़ेद हो जाती है या एकदम कागज़ की तरह दिखने लगती है। इसका मतलब है उस खेत में आयरन लोहे की कमी के लक्षण दिखने लगे हैं। अगर आपको लोहे की कमी के लक्षण दिखने लग रहे हैं तो इसका मतलब वो खेत में कमी के लक्षण शुरुआत है। ऐसे केस में फेरस सल्फेट हरा कसीस आता है या लोग इसको लोहा जिंक कहते हैं, इसका हम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको खड़ी फसल में प्रयोग करना है तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से इसकी आपूर्ति हो जाती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर और आयरन 6 तत्व अगर हम डालते हैं तो किसान भाइयों आपका धान का बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लीची के बाग हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। वर्तमान में इनके फलों की तोड़ाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और इन बागों से अगले वर्ष भी अच्छा फल उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए आपको अभी से ही लीची के बागों में कुछ समसामयिक कार्यों को करना होगा। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये कार्य, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। कि हमारे बाग में कम से कम समस्याएं आए और अधिक से अधिक हमको उपज प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो कुछ भी करना है वो फलों की तुड़ाई के बाद ही वो आपको करने हैं। जब आप फलों की तुड़ाई कर लेते हैं, इसके बाद आप क्या करें कि बाग में हल्की सी सिंचाई करके, यदि उसमें मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो हल्की सी सिंचाई कर दें। इसके बाद जब वो सूख जाए तो उसकी जो है गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद उसको गुड़ाई करने से क्या होगा कि जितने खरपतवार हैं, अवांछित वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कि तेज सिकेटियर से जितनी आपकी सूखी टहनियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं उनको काटिए। काटने के बाद जो है उसके ऊपर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है पेस्ट बना के जो है उसकी पुताई करते हैं। जिस दिन आप कटाई करते हैं ये अनिवार्य है कि उसी दिन जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोर के जो आप पेस्ट बनाएंगे उससे खूब बढ़िया से वो करके स्प्रे कर दीजिए। इसमें ज़्यादा बेहतर तो ये रहता है कि आप जो है इसके बाद जो है आप क्या करिए कि ज़मीन की सतह से लेके
मुख्य तने, मतलब मुख्य तने जो है जमीन की सतह से लेके 5 फीट तक आप बोर्डो पेस्ट से पुताई करते हैं। अब ये बोर्डो पेस्ट कैसे बनता है? 1 किलोग्राम चूना, 1 किलो और 10 लीटर पानी। आप 5 लीटर पानी में क्या करें कि 1 किलोग्राम चूना डाल दें और दूसरे 5 लीटर पानी में तुतिया डाल दें। दोनों को रात भर जो है भीगा रहने दें और अगले दिन जो है उन दोनों को मिलाते हुए जो पेस्ट बनेगा उसी को हम बोर्डो पेस्ट कहते हैं। इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस बर्तन में बनाते हैं वो बर्तन हमारा जो है धातु का नहीं होना चाहिए, कोई भी धातु नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि मिट्टी या सीमेंटेड जो हमारे हौद आते हैं यदि उसमें बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद जो है मिलाते, जब दोनों घोल को हम मिलाते हैं उसमें मिलाने के क्रम में भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो बांस की फट्टी वगैरह है उसको हिलाते हुए जो है उससे वो करते हैं। और यदि आप जो है ज़मीन की सतह इस पेस्ट से, ये हमने आपको बता दिया, आपको जितनी जो आवश्यकता हो इसी अनुपात में जो है आप बोर्डो पेस्ट बना लें और ज़मीन की सतह से लेकर मुख्य तने की पुताई जो है 5-5.5 फीट तक आप कर देते हैं तो बहुतेरी जो आपकी जो ये फफूंद जनित बीमारियां हैं जिससे आपके बाग अक्सर आक्रांत होते हैं उससे आप बच जाएंगे। इसके बाद हमें करना क्या चाहिए कि बाग में पेड़ की उम्र के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों के लिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपका 10 साल के पौधे को हम बैस मान के चलते हैं, 10 साल का यदि लीची का वृक्ष है तो उसके लिए जो है 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई कंपोस्ट खाद हो या इसकी आधी मात्रा आप यदि वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो आप इसकी आधी मात्रा भी ले सकते हैं। और 1 किलो से लेके 1000 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक नत्रजन, 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक जो है फास्फोरस और 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक जो है आप पोटास, ये हम बता रहे हैं तत्व के रूप में जो है आप उनका व्यवहार करें। ये तो हम बता रहे हैं 10 साल के लिए। यदि आपका लीची का पेड़ और जब हम यदि आप बाग लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बाग जो लगाए गए पेड़ हैं वो अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है कि 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 साल के बाद जो खाद एवं उर्वरकों की मात्रा होगी, 1 साल का यदि पौधा है तो जब आप 10 से भाग देंगे तो 6 से 7 किलोग्राम जो है सड़ी कंपोस्ट की खाद आ जाएगी। 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक नत्रजन, 30 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक फास्फोरस और 70 से 80 ग्राम जो है पोटास देते हैं। और ऐसे ही आपको बढ़ाते जाना है। यदि 2 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 है तो 3 से करिए और इससे करते करते बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और 10 साल के बाद ये मात्रा जो है स्थिर हो जाएगी और जब तक इस पेड़ की मतलब आयु है तब तक यही मात्रा उनको दी जाएगी। यदि आप इस तरह से करते हैं तो पौधे को जो उपयुक्त खाद एवं उर्वरकों के माध्यम से तत्व मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ये हमेशा रिंग में देना चाहिए। इनको देने का जो सबसे अच्छा समय है कि लीची की तुड़ाई आपने कर लिया, अब से लेके ये जो है जून का अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक जो भी आपको व्यवहार करना है 15 सितंबर तक कर लीजिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कमर्शियल कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भीमहर मऊ के पंकज यादव ने। आपने रोटावेटर यंत्र के कार्यविधि पर जानकारी चाहिए। किसान भाइयों, हर खेती के पहले खेत तैयार करना एक प्रमुख कार्य होता है जो कि आजकल की आधुनिक खेती में ससमय इसकी तैयारी बहुत ही आवश्यक है। ससमय खेत अगर आपका तैयार रहेगा तो आप समय से बीज की रुपाई कर सकते हैं और समय से बीज की रुपाई से ही अच्छे उत्पादन की अपेक्षा की जा सकती है। परंपरागत खेत तैयार करने में ट्रैक्टर के उपयोग के साथ कल्टीवेटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। के प्रयोग से आप एक बार में खेत तैयार नहीं कर पाते हैं, उसको 2-3 बार खेतों में चलाना पड़ता है और उसके बाद लकड़ी के पाटा से, प्लैंकर से उसको समतल किया जाता है। इस तरह से एक ट्रैक्टर को खेत तैयार करने में खेत में कम से कम 3 से 4 बार जाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक मशीन है खेत तैयार करने की जिसे हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं।
ये किसी भी जो आम ट्रैक्टर है उससे यह परिचालित होता है। इसकी खूबी ये है कि ये केवल एक बार में न ही आपके खेत को बिल्कुल तैयार करता है, बल्कि उस पर एक अच्छा पाटा भी देता है और आप इसके परिचालन के तुरंत बाद बुआई कर सकते हैं। रोटावेटर का प्रयोग मुख्यतः ट्रैक्टर से ज़्यादा काम लेने के लिए ही को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। के प्रयोग से उगती है और खेत में जो पिछले फसल के जो अवशेष होते हैं कर सकते हैं। कहने का मतलब सूखी जुताई भी कर सकते हैं और धान वगैरह खेती में जहाँ गीली या कदवा करना होता है वहाँ भी ये उपयोग में आता है। इसमें बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स लगे होते हैं जिससे आप इससे आप गहरी जुताई या बहुत ही अच्छे गहरी समतलीकरण वगैरह कर सकते हैं। और किसी भी परंपरागत ट्रैक्टर में बहुत ही आसानी से जोड़ा जाता है। अंतर केवल दूसरे मशीन से इसमें यह होता है कि इसमें दो तरह से यह ट्रैक्टर से जुड़ता है। एक तो जो 3 पॉइंट लिंक है इसका ऊपर नीचे, ये तो जुड़ता ही है। इसके अलावा एक यूनिवर्सल सैफ्ट आती है, जैसे कि थ्रेसर वगैरह में लगता है उस तरह की सैफ्ट आती है जो कि इसके स्प्लाइन सैफ्ट से जुड़ता है। तो ये जो 3 लिंक है ये मशीन को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है, जबकि वो स्प्लाइन सैफ्ट इस रोटर को घुमाता है और यहाँ पर वो ड्राइव सैफ्ट लगा हुआ है जो तेल में डूबा होता है। ये इसको ट्रैक्टर से जोड़ने की विधि है। दूसरा है इसके पीछे में जो अवयव लगे हुए हैं जिससे कि खेत समतलीकरण होता है, उसमें भी एडजस्टर लगा होता है कि बहुत अच्छा पाटा देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही टाइट पाटा देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसी स्थिति में पीछे लगे हुए जो पाटा देने के जो उसके कंपोनेंट हैं उसको आप नीचे कर सकते हैं और ये चूँकि स्प्रिंग से दबा होता है इसलिए किसी मोटे ढेले के आने के फलस्वरूप ये ऊपर की ओर नहीं आता है बल्कि उसको दबा के रखता है। यहाँ पर स्लाइडर्स लगे होते हैं जिस पर ये मशीन खेतों में टिकता है। 4 एकड़ प्रतिदिन ये जुताई कर सकता है। जुताई जब भी हम रोटावेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं सब, तो उसमें जुताई के साथ साथ बिल्कुल तैयार खेत की बात हम करना चाहेंगे। अगर आप इससे रोटावेटर का प्रयोग करते हैं तो करीब आपको 1000 से 1500 रुपये की सीधी बचत होती है और इसमें जो डीजल की खपत होती है वो 3.5 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 35 HP का ट्रैक्टर आप यूज कर रहे हैं वही दर होता है जो दर आप कल्टीवेटर में यूज करते हैं। तो डीजल की खपत देखने में ये बहुत भारी भरकम मशीन लगती है, लेकिन डीजल की खपत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर प्रति घंटा का फ़र्क पड़ता है। तो खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो भी ये किफ़ायती है और जो गुण खेत में वो उसकी तुलना दूसरे पारंपरिक मशीनों से नहीं की जा सकती। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हमेशा है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर सकते हैं annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो कि है 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नॉमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की।